ओके, सो हम लोगों ने ना एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिया था, वो इलेक्ट्रिशियन वाले तक। फिर हमें एग्जाम्पल नंबर 3 करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आपका, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सएस में मिलेंगे। उसमें लिखा हुआ है दैट एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, आपको बोला कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है एंड इट इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। इधर बेटा कोई भी एक चिमनी है और इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस की दूरी पे आपका एक 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। सो ये ऑब्जर्वर और इसकी हाइट कितनी देखिए आपको 1.5 मीटर। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। फिर बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। यहाँ से ये लड़की जो है इस चिमनी के टॉप को देख रही है, पता नहीं क्यों फालतू में देख रही है, बट देख रही है। और जो एंगल बन रहा है ना एलिवेशन का, वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब है ना यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज ये है बेटा, पहली चीज तो ये इससे कितनी दूर पे खड़ी हुई है, 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी है ना? हम इधर पॉइंट्स का नाम देते हैं ए बी सी डी। अब इसमें हमारे पास में एंगल नहीं है, बट हाँ आपको बोला गया है कि द आईज ऑफ द गर्ल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टॉप ऑफ द चिमनी। अब देखो, जब ये अगर लड़की यहाँ पे खड़ी और यहाँ से ऊपर की तरफ देख रही है, तो हमने बात कर रखी कि जब भी हम नीचे से किसी भी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम हमेशा अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाते हैं ना। एंड द एंगल इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल। अब वो बेटा जमीन पे तो लेट के देख नहीं रही है, खड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन डिसाइड कर लेंगे। जैसे ये आ गया आपके पास में। कहने का मतलब है जब अपन टॉप पे खड़े होते हैं और अपन नीचे की तरफ देखते हैं, तब अपन यहाँ पे भी तो एक प्लेन मार्क कर देते हैं, है ना? तो उसी तरीके से हमने क्या करा, इसके आंखों के लेवल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहाँ पे प्लेन मार्क कर दिया। सो दिस इज द प्लेन एंड जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें आगे क्या बोला गया है। फिर इसमें बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। आपको चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। दिस इज द कंप्लीट हाइट, दिस डी सी इज द कंप्लीट हाइट। इसको अपन ने क्या मान लिया था, एच मान लिया। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये ना लड़की की हाइट है 1.5 मीटर और यहाँ पे जो ये इतनी स्पेस आपके सामने दिख रही है, इस पॉइंट को मैं इधर ई मार्क कर देता हूँ। दिस डीसी इज द कंप्लीट हाइट ऑफ द चिमनी। तो इधर पर लिख सकते हैं height of chimney h will be equal to de plus ec। अगर मैं de और ec को ऐड करूंगा तो मेरे पास में चिमनी की हाइट आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बेटा बात करते हैं इस ec की। जितना ab होगा उतना का ही उतना आपके सामने क्या होगा, ec निकल के आने वाला है, क्योंकि ये इसके एकदम लेवल के अंदर है ना। यहाँ जो इसके फुट है लड़की का, जो लड़की के फीट है, वो बेटा चिमनी के ग्राउंड लेवल पर है। और जो आंखें हैं उससे हमने क्या करा, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है। तो जो हाइट होगी लड़की की, दैट इज 1.5 मीटर, उतनी की उतनी हाइट आपकी ईसी की हो जाएगी 1.5 मीटर। तो इस डी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक्स मान लेता हूँ, इसको अपने इधर एक्स मान लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो हाइट हमारे पास में कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 1.5, ये हमारे पास में आ गई हाइट। अगर हमें एक्स पता पड़ गया तो हम लोग इजी वे के अंदर यहाँ पे हाइट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब एक्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, उसकी भी चिंता मत करना। देखो, अगर ये 28.5 है तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया था डैश लाइन से, ये भी कितना होगा आपके पास में, 28.5 मीटर ही होगा बाय सिमेट्री। नाउ यू कैन सी देयर इज अ ट्राइंगल डी ई ए। ई के ऊपर क्या बनेगा, राइट एंगल ही बनेगा, है ना? हालांकि मार्क करने की जरूरत नहीं है राइट एंगल को, मैं फिर भी नॉर्मली कर रहा हूँ। तो यू कैन सी द ट्राइंगल डी ई ए। सो इन ट्राइंगल डी ई ए, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, हमारे पास में एंगल है, बेस है, बट हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। So the ratio, the trigonometric ratio which has perpendicular and base in it is tan theta. So we can say that tan 45 degree will be equal to DE upon EA. अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और DE हमें फाइंड करना है x अपॉन EA कितना दे रखा है आपको, 28.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो x इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर।
बट हमारा मोटिव x निकालना नहीं था, हमें चिमनी की हाइट फाइंड करनी थी, और हाइट किसके बराबर थी, x प्लस 1.5 के बराबर थी। देयरफॉर हाइट कितनी रहेगी, x प्लस 1.5, दिस विल बी इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 एंड द हाइट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। सो द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर्स। कोई डाउट इसके अंदर किसी को तो पूछ लो। ओके, नोट मत करना, वीडियो मिल जाएगा आपको इसका भी, है ना। सो हाँ बेटा बोलो। चलो अपन अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ओके, एग्जांपल नंबर 4 में आपको दे रखा है बेटा। अब ये है ना, आगे के क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये सब काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जाम में आने की चांसेस इन्हीं की ज्यादा होती है बेटा, ध्यान रखना। अब एग्जांपल नंबर 4 में आपको बोला है that from a point P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree। अब इसमें देखना क्या क्या दे रखा है, अब इसका डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। बोले कि ना एक पॉइंट है ग्राउंड पे, P पॉइंट, ये आपका नेम एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट से बेटा पर ना 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखना है। ये इज अ बिल्डिंग, यहाँ पे पूरी आपकी बिल्डिंग है, हम इसके टॉप को देख रहे हैं। तो जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट इज गिवन टू एज 30 डिग्री, ये रखा है आपको 30 डिग्री। देन इसके बाद बोला है अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। अब आपको बोला है कि इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे एक फ्लैग बनाया है ना, एक फ्लैग होइस्ट कर रखा है हम लोगों ने। आपने देखा होगा आपके स्कूल के टेरेस के ऊपर फ्लैग लगे होते हैं, बहुत सी आपकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लैग लगे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लैग हम लोगों ने लगाया है, और जब इस फ्लैग के टॉप को अपन कहां से देख रहे हैं, P पॉइंट से देख रहे हैं। जब हमने इस फ्लैग के टॉप को P पॉइंट से देखा तो जो कंप्लीट एंगल आपका बना वो कितना बना, 45 डिग्री बना। So this is what given to you in the question। ऐसे पॉइंट्स मार्क करते हैं P, Q, R, S, ABC भी मार्क कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे बेटा आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। अब है ना आपको इस P और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको X मार्क कर लेते हैं। आपको यहाँ पे फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड करनी है, इसको Y मार्क कर देते हैं। बट बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है, दैट इज 10 मीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट द बिल्डिंग इज 10 मीटर टॉल। सो दीज आर द वैल्यूज गिवन टू यू। ओके, दैट द हाइट वी हैव assumed the height of the flag staff as y, we have assumed the distance of P from the foot of the building as x, and we need to find both these lengths। हमें इधर x भी निकालना है और हमको यहाँ पे y भी निकालना है। अब सिंपल है, आपको है ना कुल मिला के क्या करना होता है ना, अब आपके पास में बेटा एक से ज्यादा ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एंड वी हैव टू ओनली फोकस ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करना होता है, ध्यान रखना, हमें बाकी ट्राइंगल से मतलब नहीं है। आपको इसे कि छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा PRS, बट ये ट्राइंगल हमारे लिए यहाँ पे यूजलेस है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। हमारे लिए बेटा यहाँ पे दो ही ट्राइंगल काम के हैं जो दोनों के दोनों राइट एंगल वाले हैं, दैट इज SQP एंड RQP। These are the two right angle triangles which are useful for us। साथ के साथ अगर मैं बात करूं बेटा इस SQ डिस्टेंस की, SR कितना है y, RQ कितना है 10, अगर मैं इस पूरे SQ की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपके पास में y प्लस 10। ठीक है, तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, ये आपके लार्जर ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। तो हमने सब कुछ यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आपको जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखते हैं ना, जब भी आपको एक से ज्यादा वेरिएबल फाइंड करने होते हैं तो आपको जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखते हैं आपको सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा कंसीडर करने होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सो यू विल कंसीडर, तुम्हारी इच्छा है कि पहले कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना चाहते हो, बड़ा वाला ट्राइंगल की छोटा वाला ट्राइंगल, है आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। हम अपन शुरुआत करते हैं ट्राइंगल PQR से। सो इन ट्राइंगल PQR, अगर हम PQR ट्राइंगल की बात करें तो देखो हमारे पास में बेस नहीं है, बट हमें PQR की हाइट पता है और हमें एंगल पता है। एंगल हमें दोनों ट्राइंगल्स के केस में पता है ना, ध्यान रखना।
तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर परपेंडिकुलर पता है बट बेस नहीं पता ना, सो वी यूज द रेशियो ऑफ tan थीटा, सो tan 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आर पॉइंट का जो एलिवेशन एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। 45 डिग्री एस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान रखना। तो tan 30 विल बी इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। आर क्यू तो हमें दे रखा है 10 और क्यू पी हमने क्या माना है, x माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, tan√3 मीटर। तो ये हमारे पास में पॉइंट बी का डिस्टेंस आ गया क्यू से, है ना। अब हमें क्या करना है, वाई भी तो निकालना है, तो अब अपन ले लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। सो इन द ट्राइंगल एस क्यू पी, इन ट्राइंगल एस क्यू पी अगेन वी विल यूज द सेम रेशियो ऑफ tan थीटा, क्योंकि एस क्यू के अंदर y प्लस 10 आपकी हाइट है ना, तो y इज द वेरिएबल, मींस वेरिएबल जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर में आ रहा है और बेस अब हमको यहाँ पे पता पड़ चुका है, दैट इज tan√3 मीटर। इस चीज का ध्यान रखना। सो वी कैन से दैट tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू एस क्यू अपॉन क्यू पी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, एस क्यू हमने कितना लिया था, y प्लस 10 हो जाएगा, और क्यू पी हमारे पास में x के बराबर था और x कितना है, tan√3 आया है। इधर अपन लिख भी देते हैं कि QP इज इक्वल टू tan√3 मीटर, ताकि आपको पता रहा है। इधर से अपन वैल्यू लेते हैं, दैट इज tan√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो tan√3 किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 10 के। हमें तो y निकालना है ना, तो 10 पे ट्रांसपोज कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, tan√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लेना, कितना हो जाएगा ये, tan ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो बहुत इजी वे के अंदर √3 की वैल्यू डाल सकते हो, हालांकि आपको क्वेश्चन में बेटा बोला गया है द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732, तो आपको दोनों जगह वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, जिसका ध्यान रखना है। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, QP विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1.732 विच विल बी इक्वल टू 17.32 मीटर। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, y इक्वल टू 10 इंटू 1.732 माइनस 1, 10 into 0.732 and y is equal to 7.32 मीटर। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करा और मल्टीप्लिकेशन कैसे करा, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। उसमें तो मुझसे उम्मीद रखना ही मत कि मैं आपको बैठ के सब्ट्रैक्शन करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको बोला गया है, द शेडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब है ना इस चीज को ध्यान से देखना, इसका पहले कंसेप्ट समझना, ठीक है। आप लोग नॉर्मल, आप लोगों ने सब, हर है ना बच्चे जब छोटे होते थे ना अपनी परछाई से खेलते हैं, कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा ही पागल हो जाते हैं, अपनी परछाई पकड़ने की भी कोशिश करने लग जाते हैं। हमें इतना तो पागल नहीं होना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप धूप में घूमते हो, कभी ना कभी तो घूमते होगे धूप में, तो कभी ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे ना दिन आपका पास आता जाता है, मतलब जैसे जैसे आपकी नून आती जाती है ना, 12 और नून आपकी जब 1 बज रही होती है, 2 बज या 12 बज रही होती है, 1 बज रही होती है, 2 बज रही होती है, आपकी जो बेटा शेडो की लेंथ होती है ना वो कंपेरेटिवली छोटी होती है रादर देन इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ठीक है, अगर आप कभी ऑब्जर्व करना, 12 बजे तो कहते हैं ना कि 12 बजे तो हमारी परछाई एकदम हमारे पैरों के नीचे होती है, क्योंकि 12 बजे के टाइम पे जो आपका जो सन होता है वो हमेशा हमारे हेड के टॉप पे होता है, तो जो हमारी शेडो बनती है वो एकदम सबसे स्मॉलेस्ट तभी बनती है। ठीक है, अगर हम फिजिकली बात करें तो। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे जैसे है ना आपका दिन खत्म होता जाता है, शाम होते होते आपकी जो शेडो की लेंथ है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के अंदर, कि जब सन एकदम आपके टॉप पे होता है, ठीक है, जब सन एकदम आपके टॉप पे होता है तो सनरेज जो होती है वो एकदम परपेंडिकुलर होती है किसके, ग्राउंड के। The rays are perpendicular to the ground, means the sun is making an angle of 90 degree at 12 noon। और जैसे जैसे ना शाम होती जाती है, जो सन का एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अगर आप कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सन का एल्टीट्यूड कम होता जाएगा, शेडो की लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना।
सन का एल्टीट्यूड कम होगा और शेडो की लेंथ बढ़ेगी। आप ये जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अभी भी 1 घंटे बाद निकल के इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप चाहो तो 1 घंटे बाद बाहर जाना, अपनी परछाई देखना, और फिर उसके 1 घंटे बाद बाहर जाना, आई होप सूरज निकल रहा होगा तब भी, और अपनी परछाई को फिर से ऑब्जर्व करना। आप खुद देखोगे कि आपकी जो शेडो की लेंथ है ना वो कंपेरेटिवली बढ़ चुकी है। एल्टीट्यूड आपका क्या हो गया, कम हो गया, और आपकी शेडो की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वही चीज आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द शेडो of a tar standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। कहने का मतलब है कोई भी टार है आपका, दिस इज एग्जांपल नंबर 5। आपका डेट कोई भी यहाँ पे टावर दे रखा है आपको, जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। अब है ना, इनिशियली जो आपका सन है वो यहाँ पे कहीं पर है, और जो एंगल बन रहा है ना सन का, ये रहा सन, और जो इसकी शेडो बन रही है, इस टाइम पे शेडो बन रही है वो कितने डिग्री पे बन रही है बेटा, 60 डिग्री एंगल पे बन रही है। फिर बोला गया कि ना धीरे धीरे आपका सन का एल्टीट्यूड क्या हो गया, कम होता गया, और जो आपकी शेडो बनी ना वो 40 मीटर इस बार क्या बनी है, लॉन्गर बनी है। 40 मीटर लॉन्गर का मतलब है, दिस इज द कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन करा जा रहा है कि प्रीवियसली शेडो की हाइट कुछ भी रही हो, बाद में 40 मीटर लंबी हो गई है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं कि आपके पास में प्रीवियसली कुछ रुपए थे, मान लो 150 रुपीज थे, मैंने बोला कि अब आपके पास में 50 रुपीज ज्यादा है, तो अब आप क्या बोलोगे, आपके इसमें टोटल कितने रुपीज आ गए, 150 प्लस 50 दैट इज 200 रुपीज। इन द सिमिलर मैनर, पहले शेडो की लेंथ कुछ भी रही हो, मुझे नहीं पता, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, बट कुछ टाइम बाद जब सन का एल्टीट्यूड कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो शेडो की लेंथ कितनी बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ गई। तो जो इंक्रीज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 मीटर का दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री बनेगा। अब इस चीज का पता लगाने का एक और तरीका है कि पहले 60 डिग्री आएगा कि पहले 30 डिग्री आएगा, कैसे पता लगाएं। आप नॉर्मली भी बेटा ऑब्जर्व करना, जब आप किसी चीज के पास में जाते रहते हो, ठीक है ना, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे घर के सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ को अगर मैं अपने घर से देखूंगा तो मुझे अपने गर्दन को ज्यादा उठानी नहीं पड़ेगी, मेरे को यहाँ से खड़े खड़े भी पहाड़ी का पीक दिख जाएगा बहुत इजी वे में। बट अगर मैं एकदम माउंटेन के नीचे पहुंच गया ना, तो मुझे अपनी गर्दन को पूरा ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसा ही होगा, मतलब आप जितना क्लोज जाते रहते हो ना, आपका एंगल उतना ही ज्यादा बढ़ता रहता है। आप जितना दूर जाओ, जितना दूर जाओगे, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट द नियर बाय एंगल इज 60 डिग्री एंड द फार एंगल इज 30 डिग्री। ये तो पहली चीज हो गई। अब इसमें आपसे पूछा गया दैट फाइंड द हाइट ऑफ द टार। आपको इसमें टार की हाइट निकालनी है। इसकी हाइट हमें नहीं पता, इसको अपन y मान लेते हैं, y मान लेना, h मान लेना, जो अच्छा लगे। पॉइंट्स मार्क कर देना a b c d। अगेन यहाँ पे भी आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ये रहा आपका एक जो अजीब सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, जो 90 डिग्री का नहीं है, जो आपको पहले फ्लैग स्टाफ में भी दिखा था दूसरी तरीके से, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एंड यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमारे लिए काम के हैं। पहला ट्रायंगल डी सी बी, दूसरा ट्रायंगल डी सी ए, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल एंड द राइट एंगल इज एट सी पॉइंट, है ना, इसका ध्यान रखना। अब अगर बेटा मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं, तो मैंने फ्लैग स्टाफ की हमको हाइट निकालनी थी ना, तो मैंने क्या करा था, उस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर निकालने के लिए y+10 कर दिया था। यहाँ पे ये कंप्लीट बेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x और 40 को ऐड कर दूंगा, तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 40 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास में दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के बेस आ गए और परपेंडिकुलर आ गए। इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ही आए, बट आए जरूर है ना, ध्यान रखना। सो हम अपन एक ही करके ट्रायंगल लेते हैं। आपकी इच्छा हो उस ट्रायंगल को पहले लेना, फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दोनों हमें यहाँ पे बेसिकली हमारा फोकस तो y निकालने पर ही है, बट x भी निकाल लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा, x निकालना तो पड़ेगा आपको कैसे ना कैसे, है ना, चिंता मत करना। सो इन द ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, हर्षिता कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं, रेशियो का यूज करूं? मैंने ट्रायंगल लिया है DCB, x और y है मेरे सामने और एंगल दे रखा है। फटाफट बताओ बेटा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करूं मैं यहाँ पे? क्या बात है, वही होता है यूज, है ना।
तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 60 डिग्री का एंड इट विल बी इक्वल टू DC अपॉन CV। हालांकि नाम को DC पता है, नाम को CV पता है, बट CV निकालने में हमारा इंटरेस्ट है भी नहीं, हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पे y निकालने में, दैट इज DC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। DC हमने माना था y और CV हमने माना था x। तो यहाँ से हमारे पास में y कितना आ जाएगा, √3x, इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली हमने y और x के बीच में यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है एंड वी विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। नाउ वी विल टेक द ट्राइंगल DCA। इन ट्राइंगल DCA tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू y अपॉन x प्लस 40, y अपॉन x प्लस 40। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। y की वैल्यू बेटा अपन ने x की कितनी निकाली है, √3x। रुक जाओ, बाद में देख लो पहले। y की वैल्यू निकाली √3x, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, √3x अपॉन x प्लस 40। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x प्लस 40 इक्वल टू √3। जब √3 से मल्टीप्लाई होता है आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। √3 into √3 3 होता है, यू विल गेट 3x। x को ट्रांसपोज करना, आपको मिलेगा 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x। ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है ना, 2x विल बी इक्वल टू 40 एंड x विल बी इक्वल टू 20 मीटर। सो प्रीवियसली द लेंथ ऑफ द शैडो वाज 20 मीटर्स, बट हमें क्या करना है, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। y भी आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। देयरफॉर height of tower y is equal to √3x एंड x वैल्यू आपने निकाली है 20, तो √3 into 20। अगर आपके क्वेश्चन में आपको बोला गया √3 की वैल्यू अपन चेक कर लेते हैं, बोला तो नहीं है बट स्टिल यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3, बट वैसे बोल ही रखना तो जरूरी भी नहीं है, आप सीधा आंसर लिख सकते हो y is equal to 20 √3 मीटर। जब तक बोला नहीं जाना तब तक वैल्यू मत डालना, फालतू की वैल्यू से बचने की कोशिश करना। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन।